गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, रेजिस्टिविटी और आपके पास कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। इट मीन्स हमारे पास दे रखा है रो और सिग्मा, इन दोनों का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। तो एक चीज़ बताओ, सिग्मा की जगह मैं आपके पास क्या लिख सकता हूँ, 1/रो लिख सकता हूँ बच्चों। रो से रो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया 1। और 1 का मतलब इस 1 को मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट या नियतांक, और इसका मतलब ये नियतांक किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, डी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, समान आकार के हमारे पास दो वायर दे रखे। समान आकार का मतलब है उसकी लेंथ हमारे पास सेम दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास सेम दे रखा, लेकिन एक की रेजिस्टिविटी रो1 है, दूसरे की रेजिस्टिविटी रो2 है, सीरीज क्रम में जोड़े हैं। तो मान के चलते फर्स्ट रेजिस्टेंस अपन R1 इज इक्वल टू ऐसे मान लेते हैं रो1 L/A, और दूसरे के लिए अपन डिस्कस कर देते हैं R2 इज इक्वल टू रो2 L/A। क्लियर है। अब अगर मैं इन दोनों वायरों को कनेक्ट करता हूं, जैसे ये फर्स्ट वायर हमारे पास दे रखा है, ये मेरे पास सेकंड वायर दे रखा है, इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं, तो इसकी लेंथ L + L टोटल मेरे पास बताओ कितनी हो जाएगी, 2L। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, और रिजल्टेंट रेजिस्टिविटी कितनी मान लेते हैं, रो। तो हम क्या बोलेंगे, R इज इक्वल टू रो 2L/A। यस और नो बच्चों। और सीरीज कनेक्शन के अंदर भी नो डेट R इज इक्वल टू कितना होता है, R1 + R2। तो ये अपने पास हो गया रो 2L/A, R1 की वैल्यू रो1 L/A, ये हो गया रो2 L/A। L/A आपस में कैंसिल आउट, ये हुआ 2 रो इज इक्वल टू रो1 + रो2। आई कैन राइट इट रो इज इक्वल टू रो1 + रो2/2। क्लियर है बच्चों। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सही कर लेना। रो की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो रो1 + रो2 कितनी होगी, 2 होगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास एक चालक प्रतिरोध दे रखा है। चालक प्रतिरोध का मतलब कोई भी कंडक्टर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। अब क्या किया जाता है, शीतलन की प्रक्रिया, मतलब उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, और टेम्परेचर यदि कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हमसे पूछ रहा है प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो करंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ बताओ, I इज इक्वल टू V नो डेट V/ क्या होता है, R होता है। यदि टेम्परेचर डाउन करोगे तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, डाउन होगा। तो रेजिस्टेंस डाउन होने पर अपने को पता R यदि कम होता है तो I की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। 2.41 वोल्ट का एक सेल दे रखा है, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू EMF दे रखा है इसका 2.1 वोल्ट। इससे करंट प्रवाहित होती है 0.2 एम्पियर की। मैं इसको क्या करता हूँ, 10 ओम के रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं, R इज इक्वल टू 10 ओम। इस कंडीशन में सेल का आंतरिक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो बी नो डेट E इज इक्वल टू I कैपिटल R + स्मॉल r फार्मूला होता है। E की वैल्यू मेरे पास हो गई 2.1, ये हो गया अपने पास 0.2 कैपिटल 10 प्लस स्मॉल r। इस 0.2 को नीचे लेके आओगे तो इसको डिवाइड करोगे 10.5, ये हो गया 10 प्लस स्मॉल r। तो स्मॉल r इज इक्वल टू अपने पास हो गया 0.5 ओम। स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास 0.5 ओम होगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, एक ग्राफ हमारे पास गिवन है, और ये ग्राफ दे रखा है, इधर दे रखा है I और ये ग्राफ दे रखा है B। ये मेरे पास टेम्परेचर T2 पर बना रखा है, ये टेम्परेचर मेरे पास T1 पर बना रखा है। क्लियर है। हम लोगों से पूछ रहा है टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा किसी कंडक्टर के लिए, ये ग्राफ गिवन है। एक काम करो, इसको मैं θ1 मान लेता हूँ, इसको θ2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्लोप फाइंड आउट करो, ढाल ज्ञात करते हैं। यदि मैं इसका ढाल ज्ञात करता हूँ कर्व नंबर 1 का, ये कर्व नंबर 2 का, तो कर्व नंबर 1 का निकालोगे tan θ1 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा I/B या I1 B1।
इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/r1। क्लियर है बच्चों? ओके। और ऐसे लिखा जा सकता है r1 इज इक्वल टू 1/tan θ1। इसके लिए अपन बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू I2/B2, इसका मतलब 1/r2 निकलेगा। तो R2 इज इक्वल टू, बोलो कितना निकल गया, 1/tan θ2। क्लियर है बच्चों? अब बताओ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 की वैल्यू ज़्यादा है। और tan के अंदर बच्चों एक चीज़ बताओ, अगर tan के अंदर थीटा अगर ज़्यादा होता है तो आपके पास वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम आएगा, R1 की वैल्यू कम होगी R2 के कंपैरिजन में। इट मीन्स R2 ज़्यादा होगा। R2 ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हम जानते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर T2 ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, T के कंपैरिजन में। क्लियर है बच्चों? तो T1 इज़ लेस देन, बोलो कितना, T2। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, बोलो कौन सा, सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक नगर से विद्युत शक्ति को हमें 150 किलोमीटर की दूर भेजना है। कोई दूसरे किसी सिटी के अंदर भेजना है, एक सिटी से हमें किसी दूसरी सिटी के अंदर क्या करना है, लाइट को हमें भेजना है, विद्युत शक्ति को। लेकिन प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है। तो 1 किलोमीटर पे कितना वोल्टेज है, 8। तो 150 वोल्ट पे कितना होगा, 8 × 150। तो ये हमारे पास हो गया 1200 वोल्ट। आपसे कह रहा है 1 किलोमीटर पे कितना है, 8 वोल्ट, हमें 150 भेजना है तो इसका मतलब 1200 वोल्ट। ऐसे ही कह रहा है 1 किलोमीटर पे रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, टोटल रेजिस्टेंस बोलो 0.5 × 150। तो ये हो गया हमारे पास 75 ओम। क्लियर है बच्चों? अब कह रहा है शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए, मतलब एनर्जी लॉस जो है IPC इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ V²/R। तो ये हो गया 1200 × 1200 और अपन कर देते हैं 75। क्लियर है बच्चों? अब देखो सबसे पहले मैं 75 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 75 से यदि मैंने इसको डिवाइड किया, 75 बन जा 75, ये 25, ये बचा 450, ठीक है। और 75 को अपन मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स 20 6 टाइम्स करते हैं, 6 टाइम, तो कितनी बार जा रहा है, 16 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 75 को डिवाइड करते हैं तो ये 16 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर 16 इंटू अपन करें तो PC इज इक्वल टू, देखो 0 0, 16 इंटू 2 करो 32, और देन 16 इंटू 3 तो 19,200 वाट। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 19.2 × 10³ वाट, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 19.2 किलोवाट। क्लियर बच्चों? 19.2 किलोवाट का हमारे पास एनर्जी लॉस होगा। हमारे पास ऑप्शन बोलो कितना हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कैपिटल R के हमारे पास 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। 3 को हम समांतर क्रम में पैरेलल में, 2 को सीरीज में जोड़ते हैं। तुल्य रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 2 को जोड़ देते हैं सीरीज में, 1 2, ठीक है ना। 3 को पैरेलल में, 2 को सीरीज में। सब आपके पास कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R। इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B की में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये आपके पास 1/R + 1/R + 1/R 3/R, और उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, R/3। तो ये तो देखो R/3, ये हो जाएगा R + R, दोनों सीरीज में ना, तो कितना हो जाएगा 2R। निकाल लो आप, इस दोनों को ऐड कर दो, अब भी सीरीज में
आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R/3 प्लस 2R, टोटल हमारे पास बोलो कितना 7R/3। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, अब वहन वेग Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करती है? तो अपन जानते हैं Vd प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई। कैसे? Vd इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है ना, म्यू कैपिटल ई, तो म्यू तो कांस्टेंट होता है ना, तो Vd प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? ऑप्शन बी। अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास क्या क्या कलर दे रखे हैं? पहला दे रखा है नीला, कोई कार्बन रजिस्टर दे रखा है। दूसरा दे रखा है पीला, उसके बाद लाल, और देन अपने पास चांदी सिल्वर। बिग्योर से अपन जानते, सॉरी, वीवी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइट, इससे अपन लिखते हैं। ठीक है ना? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर 10 आ जाएगा सोच लेना नंबरिंग गलत है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना। तो नीला कलर अपन देखते हैं, ये नीला कलर है, इसका मतलब 6। पीला कलर येलो, ये कितना हो गया? 4 इंटू लाल कलर रेड, कितना हो गया? 10 की पावर 2, और सिल्वर कलर प्लस माइनस कितना? 10%। आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी पीछे ओम लगाना बाकी है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 64 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10% ओम। ऑप्शन बोलो कौन सा हो गया? बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है, मतलब वायर अगर गर्म हो जाता है, तो अपवहन वेग Vd, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ये तीनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी आपके पास निर्भर, मतलब चेंज नहीं होती। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहेंगे? आपके पास फिक्स रहेंगे। देखो अपवहन वेग Vd क्यों चेंज होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर से। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वी नो डैट I इज इक्वल टू NE/BT। बच्चों अगर मान के चलो हमारे पास करंट चेंज हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास किसकी वैल्यू चेंज होगी? Vd की वैल्यू चेंज होगी। तो केवल एक चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बोलो कौन सा हो गया? डी। अगला देखें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर का, हमारे पास VI ग्राफ दे रखा है, ये कर्व मेरे पास दे रखा है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 0.1, 0.2, 0.3, ये दे रखा है मेरे पास 2, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 6, ये V, ये I। मुझे क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों सबसे पहली चीज़ तो देखो, ये लीनियर कर्व है, चाहे एक पॉइंट पे निकालो चाहे दो पॉइंटों का यूज़ करके निकालो। जैसे एक पॉइंट पे निकालें, R इज इक्वल टू V/I, V/I, V की वैल्यू हो गई 2, I की वैल्यू हो गई 0.1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आंसर आ गया 20 Ω। अगर दो पॉइंटों का यूज़ करते, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का, तो इससे भी निकाल सकते भले ही। देखो ये हो गया डेल्टा B, ये हो गया डेल्टा I। 4 - 2 करोगे कितना? 2 वोल्ट। 0.2 - 0 पॉइंट करोगे 0.1। तो R इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। 2/0.1 इज इक्वल टू, बोलो कितना ओम हो गया? 20 ओम हो गया। धारा घनत्व का ऐसा ही यूनिट लिखनी है अपने को करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू V नो डेट, बोलो क्या होता है? I/A। तो ये तो हो गया I एम्पियर। ए की क्या हो गई? मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला देखो, धातु की चालकता, चालकता का मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हो गई कंडक्टिविटी सिग्मा। धारा घनत्व करंट डेंसिटी J, इनके बीच में रिलेशन V नो डेट J इज इक्वल टू सिग्मा I।
अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूछे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगला देखो, किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताइए। धातु मेटल की हमें क्या करना है, मेटल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, तो वी नो डैट रो इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी, और मैं साथ में ऐसे भी लिख दूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी वो लोग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगला देखें, हमें ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखने हैं, दो मटेरियल लिखने हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ताप बढ़ने पर घटती है। ताप बढ़ने पर घटती है तो देखो मैं लिख सकता हूँ अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, और एक लिख सकते हैं कुचालक। और नहीं तो आप अर्धचालकों के दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, इसके दो एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये भी आंसर सही है। अर्धचालक और कुचालक लिखते हो, ये भी सही है। सेमीकंडक्टर और देन इंसुलेटर, दोनों में अपन ने पढ़ा है टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 40 वाट हमारे पास और 220 वोल्ट का कोई बल्ब दे रखा है। P इज इक्वल टू 40 वाट, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इसमें करंट की वैल्यू अपने को निकालनी है कि करंट कितना फ्लो होगा, तो वी नो डैट P इज इक्वल टू VI, वी नो डैट, सो वी नो डैट I इज इक्वल टू P अपॉन B, P की वैल्यू हो गई 40 अपॉन ये हो गया 220, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से करोगे ये 2 और ये हो गया 11, तो मैं लिखूँ इसको 20 अपॉन 11, तो ये पॉइंट, ये हो गया 9, तो ये हो गया अपने पास 0.18 एम्पियर। 0.18 एम्पियर का करंट हमारे पास फ्लो होगा। क्लियर है बच्चों। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास शॉर्ट आंसर लघुरात्मक क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों लघुरात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार लगा लेना इस पे। एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है, तो आप लिखोगे आवेश का मतलब है नेट आवेश की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट आवेश तो हमारे पास कितना होगा, 0 होगा, 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर प्रवेश करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे ये मेरे पास कोई कंडक्टर दे रखा है, यदि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और करंट हमारे पास मान के चलते हैं इस तरीके से चल रहा है, तो करंट में देखोगे आप इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलेंगे, तो एक चीज़ बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहीं से तो एंटर हो रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जितने प्रवेश करेंगे उतने ही यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, इस स्थिति में चालक में नेट आवेश 0 होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निर्गत होते हैं। क्लियर है। अपन लिखेंगे द नेट चार्ज on the conductor when flowing current is 0 because number of electron which are enter in the conductor same number of electron will outwards from the conductor, जितने इनवर्ट्स होंगे उतने ही क्या होंगे, आउटवर्ड्स होंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक ही मटेरियल के धातु अपने पास एक ही दे रखी है, मेटल एक ही है, विशेष ध्यान रखना। अब एक ही मेटल के हमारे पास दो कंडक्टर अलग अलग दे रखे हैं, मतलब साइज अलग अलग दे रखी है, एक की रेजिस्टिविटी रो 1 दे रखी है, एक की रेजिस्टिविटी रो 2 दे रखी है। हमसे पूछा है रो 1 और रो 2 का रेशो फाइंड आउट करो, अनुपात ज्ञात करना है। अब मैंने कहा था यदि एक ही मेटल होती है तो रो 1 इज इक्वल टू रो 2, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 1:1। आंसर कितना, 1:1। इस पर स्टार लगा लेना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास दो सेल दे रखे, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों का ईएमएफ सेम दे रखा है, कैपिटल ई, ठीक है।
इससे हमने क्या किया, एक कैपिटल आर वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। हमसे पूछ रहा है करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसमें कितना करंट आई जाएगा। पहले देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन। तो हमने पढ़ा था समान मान के यदि सेल जिनके विद्युत वाहक बल समान हो, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनका विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। पढ़ा है ना। यदि समांतर क्रम संयोजन में समान विद्युत वाहक बल के सेल जुड़े होते हैं तो उनका परिणामी विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, व्हेन सेल्स ऑफ इक्वल EMF are connected in parallel then equivalent EMF will be equal to EMF of one cell. So इसका इजी डायग्राम बनाए, एक सेल से रिप्लेस कर दूं। कैपिटल आर हमारे पास दे रखा है, आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं है, तो इसलिए अपन E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखते हैं ना, लेकिन कैपिटल आर तो है ही नहीं ना, स्मॉल आर तो है ही नहीं, स्मॉल आर को जीरो मान लिया। आई इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल आर, ये मेरे पास करंट होगा। ठीक है ना, स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सेल की टर्मिनल वोल्टेज और EMF में अंतर लिखिए, लिख दोगे। सेल यदि क्लोज सर्किट के अंदर होता है, ठीक है, या इससे धारा प्रवाहित होती है, तो सेल के सिरों पर जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल वोल्टेज, और खुले में होता है तो EMF। अगला देखो सीधा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 8R रेजिस्टेंस का कोई वायर दे रखा है, वृत्त के रूप में अपन ने मोड़ दिया। ये देखो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है 8 कैपिटल आर। अब हमसे क्या कह रहा है, इसके व्यास के सिरों पर, मतलब जो डायमीटर है उसके सिरों पर, जैसे ये डायमीटर अपन मान के चलते हैं, इस डायमीटर के जो टर्मिनल अपने पास दे रखे, टर्मिनल A और B ऐसे मान लेता हूँ। हमसे ये पूछ रहा है कि इस पर इक्विवेलेंट या प्रभावी हमारे पास प्रतिरोध का मान कितना होगा, रिजल्टेंट EMF कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ, लेंथ आधी ऊपर हो गई आधी नीचे हो गई। ठीक है, तो ऊपर अपने पास जैसे इसका नाम लिख देता हूँ ACB और ADB, इन दोनों भाग का रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा। 8R का कितना हो जाएगा, 4R और 4R। तो अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ACB एंड ADB विल बी 4 ओम। सो मतलब प्रत्येक भाग का हमारे पास 4 ओम होगा, तो इधर ये 4 ओम हो गया, इधर भी ये 4 ओम हो गया, सॉरी 8R दे रखा है तो 4R हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 4R, इधर भी हो जाएगा 4R। तो निकाल लो आपके पास 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/4R। सॉल्व करोगे R इक्वलेंट इज इक्वल टू 4R/2, कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 2R। कैसे, 2/4R उल्टा कर दोगे 4R/2, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर, मतलब कोई भी उसकी शेप है उसमें चेंज कर दिया, तो प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपन जानते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर कोई भी शेप में चेंज करोगे, लेंथ को चेंज करते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करते हैं, तो क्या चीज़ चेंज होती है बताओ बच्चों, रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन मटेरियल थोड़ा चेंज होगा, इसलिए रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस चेंज बट रेजिस्टिविटी रिमेंस कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्या किसी सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकता है? मतलब कभी ऐसा केस हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू किसके इक्वल हो, मतलब ईएमएफ ई से ज़्यादा रहे। तो वैसे तो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं, ध्यान हो तो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वैन सेल इज डिस्चार्जिंग प्रोसेस के अंदर जब सेल अनावेशित होता है या सेल से धारा अपन लेते हैं, लेकिन सेल को जैसे ही चार्ज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो इसका आंसर लिख देना, जब सेल को आवेशित किया जाता है, व्हेन सेल इज चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा चार्ज किया जाता है, देन टर्मिनल वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ। क्लियर है बच्चों? रिमेनिंग और इसमें आपके पास ऐसे टाइप जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? अब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।